नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम टेक्सटाइल क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल का एक अलग सा टॉपिक देखते हैं, दैट इज जल, वाटर। अब आप ये सोचेंगे कि क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के अंदर जल और वाटर का क्या काम होता है। बिल्कुल, क्लीनिंग में जल और वाटर का ही काम होता है। क्लीनिंग से कपड़ों की धुलाई से कपड़ों में नई ताजगी आ जाती है, नवीनता आ जाती है, और वो काम कौन करता है? वो काम करता है जल। इसलिए जल कैसा है, कहाँ से आ रहा है, किस प्रकार का जल है, उससे कपड़े धोने से क्या हमें फ़ायदा हो रहा है या कपड़ों को नुकसान हो रहा है, इस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब हम जब जल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जल के विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अजीब से सुनने में लगता है। जल तो जल होता है, जल तो रंगहीन होता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, टेस्टलेस होता है। जल के अंदर अगर मिलावट की जाए तो वो किस कप में ये रंग हो जाता है या स्मेल आ जाती है, टेस्ट आ जाता है। इस तरीके से हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो थोड़ा बहुत हम फ्लैशबैक में जाते हैं, बचपन की तरफ जाते हैं, और हम जब बेसिक बातें होती हैं जल की, पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थियों, अगर हमें जल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो थोड़ा बहुत हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, बचपन की क्लासेस में हमें जाना पड़ेगा कि हमने जल के बारे में क्या क्या जानकारी हमें मालूम है, परंतु फिर भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं। जल के मुख्यतः 3 स्रोत बताए गए हैं। एक होता है वर्षा का जल, फिर एक होता है भौम जल, और तीसरा होता है भूपृष्ठीय जल। नाम से इटसेल्फ इंडिकेट है कि कौन सा जल कौन सा होता है। फिर भी हम आपको बता दें, वर्षा का जो जल होता है वह सर्वाधिक रूप से स्वच्छ जल कहलाया जाता है। जब तक वर्षा का जल जमीन पर टच नहीं कर देता, उसके अंदर अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती है। उसके अंदर जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, तो जैसे जैसे ये लेयर्स के पास में के थ्रू होता जाता है, उसके अंदर अशुद्धियाँ मिक्स होती जाती हैं। अशुद्धियाँ जो वर्षा के जल में मिक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की अशुद्धियाँ हमारे यहाँ पे मिक्स होती हैं। एक उसके अंदर कुछ गैसेस इस तरह से मिक्स कई बार हो जाती हैं कि उसके अंदर से एसिड भी प्रवाहित हो जाता है, परंतु फिर भी यह माना जाता है कि जो वर्षा का जल होता है, यह वर्षा का जल सर्वाधिक रूप से स्वच्छ जल होता है। फिर हम बात करते हैं भौम जल की, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर वह वाटर होता है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। जमीन के अंदर पाए जाने वाले जल को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और इसका उपयोग भी हम करते हैं। परंतु क्या होता है, जिस तरह वर्षा के जल में कुछ गंदगियाँ अशुद्धियाँ मिक्स हो जाती हैं, उसमें अशुद्धियाँ तो नहीं मिक्स हो पाती हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए उसके अंदर अशुद्धियाँ नहीं मिक्स हो पाती हैं। परंतु प्राकृतिक रूप से उसके अंदर कुछ मिनरल्स मिल जाते हैं, खनिज लवण का उसके अंदर मिक्स हो जाता है, इसलिए वो जो जल होता है उसका टेस्ट कुछ अलग होता है। तो ये होता है आपका ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं हम भूपृष्ठीय जल की। भूपृष्ठीय जल वह जल होता है जो कि जमीन के ऊपर होता है। नदी, आपके तालाब, आपके समुद्री जल, ये सब जो जल होते हैं, ये कौन से जल होते हैं? भूपृष्ठीय जल के होते हैं। हम जो उपयोग में लेते हैं सर्वाधिक रूप से वह भूपृष्ठीय जल का ही उपयोग में लेते हैं, और भूपृष्ठीय जल से ही वर्षा का जल निर्माण होता है। जल चक्र के में इसमें हम देखेंगे कि वर्षा किस तरीके से होती है। अब जब हम बात करते हैं भूपृष्ठीय जल की, तो भूपृष्ठीय जल में हमने इंडिकेट करा आपको कि नदी है, तालाब है और समुद्री जल है। समुद्री जो जल होता है उसके अंदर कुछ लवण मिले हुए होते हैं, और उसके अंदर चूंकि लवण मिक्स होते हैं इसलिए उसके अंदर थोड़ा बहुत खारापन होता है। नमक किससे बनता है? नमक तो समुद्री जल से ही बनता है, और नमक में खारापन होता है तो स्वाभाविक है, चूंकि जिसका सोर्स ही खारा होता है तो उसमें नमक में खारापन आना स्वाभाविक है। तो कहने का तात्पर्य यह है आपको कि समुद्र का जल होता है वो पीने के काम में नहीं आता है ना, क्योंकि उसके अंदर लवण मिक्स होते हैं और उसमें खारापन होता है, परंतु वह मेजर सोर्स किसका है? वर्षा कराने का वह एक मेजर सोर्स होता है। जल की अवस्थाओं के बारे में बात करें, जल की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस अवस्था, बर्फ की अवस्था,
ठीक है। द्रव्य अवस्था जिसके बारे में तो आपको मुझे लगता नहीं है कुछ बताने की आवश्यकता है। और गैस अवस्था भी जब उसको बॉईल किया जाता है पानी को, जब 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चल जाता है तो वो अपनी द्रव्य अवस्था छोड़ के गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं जल चक्र की। जल चक्र क्या होता है? एक तरीके का साइकिल होता है, ठीक है। जल का एक पूरी तरीके का साइकिल होता है। इसमें तीव्र धूप में सूर्य के प्रकाश में जो जल होता है वह वाष्पित हो जाता है, वह भाप बन के उड़ जाता है और हवा में जाता है, अलग अलग लेयर से टॉप मोस्ट लेयर पे पहुंच जाता है अर्थ की। और वहाँ पे वो जो टेम्परेचर के कारण से वो कंडेंस होता है, ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद में वो हमें किसके रूप में मिलता है? वर्षा के जल के रूप में प्राप्त होता है। तो यह होता है हमारा जल चक्र, जिसके अंदर समुद्र का पानी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सर्वाधिक जो भाप बन के जो पानी उड़ता है वो किस में से उड़ता है? समुद्र के पानी से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक पानी भाप बन के उड़ता है और फिर कंडेंस होता है, ठीक है। ये तो हमने देखा जल चक्र। अब हम देखते हैं जल का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। जल का वर्गीकरण किया जाता है उद्गम के स्थान अनुसार। उद्गम मतलब कहाँ से जल आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पहला इसके अंदर है झरने का जल, नदी का जल, समुद्र का जल और वर्षा का जल। इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं स्वाद के अनुसार मीठा जल और नमकीन का जल, नदी का जल, झरने का जल। ये कौन सा जल होगा? मीठे पानी का स्रोत होगा। और समुद्र का जल जो होगा वो कौन सा होगा? नमकीन जल होगा, क्योंकि उसके अंदर विभिन्न प्रकार के लवण मिक्स होते हैं। अब हम हमारे क्लोथिंग और टेक्सटाइल की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जल की प्रतिक्रिया के अनुसार जल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। साबुन की किस तरीके से प्रतिक्रिया होती है उसके हिसाब से जल का वर्गीकरण किया गया है। इसमें दो पॉइंट है, एक होता है मृदु जल और दूसरा पॉइंट होता है कठोर जल। मृदु जल हल्का होता है, कठोर जल कठोर होता है। अब हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि मृदु जल को कपड़ों पे क्या फ़ायदा होता है और कठोर जल से कपड़ों पे क्या नुकसान होता है। कई बार आप देखेंगे कि कहीं अगर अलग अलग स्पेस की बात करें, अलग अलग जगह की बात करें, तो कई जगह पर आप जाएंगे तो आपके कपड़े पे साबुन का रिएक्शन इस तरीके से होता है कि कपड़ा आसानी से धुल जाता है। वहीं दूसरी जगह अगर आप जाएंगे तो रिएक्शन कपड़ों पे ऐसा होता है, साबुन का उसी क्वालिटी के साबुन का उसी कपड़े के ऊपर रिएक्शन इस तरह का होता है, कपड़े में से गंदगी नहीं निकलती है। इसके पीछे क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण होता है जल का। जहाँ गंदगी आसानी से निकल रही है साबुन से तो वह होता है मृदु जल, और जहाँ गंदगी आसानी से नहीं निकलती है साबुन के द्वारा क्योंकि उसके पीछे क्या कारण होता है? कठोर जल होता है, ठीक है। मृदु जल और कठोर जल। क्या जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल। जल की कठोरता भी मुख्यतः दो तरीके की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। अब हम देखते हैं कि मृदु जल के और कठोर जल के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल से इसको रिलेट करके देखते हैं, कपड़ों से अब हम इसको रिलेट करके देखते हैं। हमने देखा कि जल मुख्यतः दो तरीके का होता है, एक तो होता है मृदु जल और एक होता है कठोर जल। अब हम देखते हैं कि कठोर जल होता है उसको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है उसकी अस्थायी कठोरता जो आप और हम दूर कर सकते हैं, और एक होती है स्थायी कठोरता जिसको दूर करने में कुछ समय लगता है, मेहनत लगती है और उसको हटाना थोड़ा बहुत मुश्किल काम होता है। अस्थायी जो कठोरता है उसको हटाने के लिए सर्वप्रथम जो विधि हम अपनाते हैं वह विधि होती है उबाल कर। यानी कि आपके पास यदि कठोर जल है, स्पेशली हम बात करते हैं जो समुद्री किनारे जो शहर बसे हुए होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि कठोर जल की सप्लाई होती है। समुद्र का जल जो होता है वह कठोर जल होता है और उसी की सप्लाई होती है, इसलिए वहाँ का पानी जो होता है वह कौन सा होता है? कठोर जल होता है। अब कठोर जल को अस्थायी रूप से जिनमें केमिकल इजीली हट जाते हैं उनको हम बोलते हैं अस्थायी कठोर जल, ठीक है। सबसे पहले उसे हटाने के लिए हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? उबाल के। उबालने का मतलब होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। जब टेम्परेचर 100 डिग्री प्लस होता है तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट जल का होता है,
ठीक है। 100 डिग्री से नीचे तक वो बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है, 100 डिग्री के प्लस उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। अब अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, उसकी हटाना है उसकी कठोरता को, तो ये भी कर सकते हैं कि आप प्रेशर कुकर में उस केवल पानी की कुछ सीटियाँ लगा देंगे तो जो कठोर जल होता है वह मृदु जल में कन्वर्ट हो जाता है। कठोर जल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है H2O2 और जो मृदु जल का होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। अब हम जब बात करते हैं उबाल करने की तो हम देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है जल में उपस्थित, हमने इसको उबाला, उबालने के बाद होता है कैल्शियम कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वह हवा में चली गई और जो हमें मिला वह हमें क्या मिला, मृदु जल मिल जाता है। वापस रिपीट कर देते हैं हम इस बात को। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने उबाला, उबालने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट, आप देखेंगे जो एरो का निशान लगा हुआ है वह नीचे गंदगी के रूप में है, वो नीचे जल में जम जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह वाष्पित होकर हवा में चली जाती है और हमें जो क्या मिलता है, शुद्ध जल, मृदु जल का निर्माण हो जाता है। एक सिंपल सी विधि है, पानी को लेके आपने उसको उबाल दिया तो इसमें से ये कैल्शियम केमिकल रिएक्शन हुई। सेम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम और पानी में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का अधिक मात्रा होने से ही वो क्या बन जाता है, कठोर जल बन जाता है। अब हमें कैल्शियम की हटा दी हमने, सेम हम फॉर्मूला अपनाते हैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ में, पानी है उसके अंदर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम जल को उबाला आपने तो जल को उबालने से क्या होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट का नीचे की तह की तरफ बैठ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह भाप बन के वाष्पित हो जाता है और हमें पुनः मृदु जल मिल जाता है। ये एक सिंपल सी विधि है जिसे आप और हम अपना सकते हैं। अच्छा, ये जब मृदु जल यहाँ से मिलेगा या यहाँ से मिलेगा, हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो गंदगी के रूप में कहाँ जम गए, सतह में जम गए। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक सिंपल से काम करना पड़ता है, जो कपड़ा होता है उसे हमें छान लेंगे, छानने से जो गंदगी होगी वो तो क्या हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट की उसके ऊपर आ जाएगी और नीचे की तरफ क्या मिल जाएगा, हमें मृदु जल मिल जाता है छानने से। तो ये सिंपल मेथड हम अपना के कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जल की कठोरता को हटाने के लिए हमने पानी को उबाल लिया और उसकी कठोरता आसानी से हट गई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम देखते हैं कि हम पानी के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं। जल कठोर है, जल की कठोरता दो तरीके से होती है, कैल्शियम से और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के अंदर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन होता है ये देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगा के कंसंट्रेट होकर सुनिए बच्चों। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करा, रिएक्ट करा, उसके अंदर डाला, केमिकल रिएक्शन हुई जिससे हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। दो चीज़ें हमें मिली, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट मिला और हमें क्या मिल गया, साथ में मृदु जल। ठीक है, कुछ भी नहीं करा हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को उसमें मिक्स करना है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम के द्वारा जो कठोरपन आता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसके अंदर हमने मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हमने मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाए। सेम चीज़ इस रिएक्शन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हुई थी, सेम रिएक्शन इसके साथ में हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनियम कार्बोनेट बना और हमें क्या मिला, मृदु जल। कठोरपन था जो जल का वो इस तरीके से दूर हो गया, सतह में बैठ गया, आसानी से उसको छान के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने मिलाया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से सेम रिएक्शन हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया कार्बोनेट मिला और हमें क्या मिला, शुद्ध जल का निर्माण हो गया। वही चीज़ हमने मिलाई मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के कारण से इसमें बना मैग्नीशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ और हमें जल का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वो कैल्शियम के कारण जो जल कठोर हुआ हो, चाहे वो मैग्नीशियम के कारण जल का कठोरपन आया हो, आप उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करेंगे।
चाहे वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण कठोरपन है या फिर किसके कारण है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जिसके अंदर कठोरपन आया है। कुछ भी नहीं करना है हमें, उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों में से एक चीज़ यूज़ करनी, ठीक है। हमने उसको मिक्स करा, मिक्स करने के बाद में अपने आप केमिकल रिएक्शन होंगे। केमिकल रिएक्शंस के कारण जो थोड़ा सा धुंधलापन लिए हुए जो गंदगी सी दिखाई देगी वो क्योंकि भारी होती है, भारी होने के कारण वह सतह पर बैठ जाती है और जो जल ऊपर का होता है वह मृदु जल होता है, जो कठोरपन होता है वह उसकी सतह पर बैठ जाता है और आप आसानी से उसको छान के अलग कर सकते हैं। यानी कठोर जल अलग हो जाता है और मृदु जल अपने आप ही अलग हो जाता है, कठोर जल से मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट विधि के बारे में हम देखते हैं। यह बहुत ही अच्छी विधि है और कई बार हमने इसको यूज़ भी कर लेते हैं और पुराने टाइम में इस विधि को बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था और यह विधि है क्लार्क विधि। इस क्लार्क विधि में हम चूने का प्रयोग करते हैं। पानी के अंदर हम चूने को मिक्स कर देते हैं। चूने का फॉर्मूला होता है CaOH2 और हम इसके अंदर पानी के अंदर चूने को मिक्स कर देते हैं, चाहे फिर वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसी से भी चूने को रिएक्शन करा देते हैं तो हमें कठोरता उसकी निकल जाती है और हमें मृदु जल मिल जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हमने चूने के साथ में मिक्स करा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को चूने के साथ में मिक्स करने पे कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ और हमें मृदु जल प्राप्त हुआ। सेम मेथड हमने इसमें इस्तेमाल करा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट लिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में हमने चूना मिक्स कर दिया। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और का चूना मिक्स करने का मतलब जो पानी था वो हार्डनेस था, है ना। पानी को हमने, पानी का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं हम फॉर्मूला लिख रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। वो इसलिए क्योंकि जो पानी में जो कठोरता होती है वो किसके द्वारा होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो हम केवल कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा आपको लिख के दिखा रहे हैं कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और को आपने चूने के साथ में रिएक्शन कराया तो आपको मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मृदु जल मिल गए। ये जो कैल्शियम का जो अवशेष होते हैं, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे मैग्नीशियम कार्बोनेट, वह थोड़े बहुत कठोर से होते हुए ज़मीन पे से जो भी आपका जो तलवा है उसमें बैठे हुए से आप आसानी से उसको देख सकते हैं और उसको आसानी से जल को, मृदु जल को छान ले सकते हैं और कठोरपन इसका आसानी से दूर हो सकता है। और ये तीनों विधियां जो हमने अभी आपको बताई अस्थायी विधि से हटाने का, आपको यह आसानी से आप घर पे इसको हटा सकते हैं। कोई सी भी विधि को, चाहे उबाल के विधि को लो, चाहे आप इसके अंदर सोडियम मिक्स करें या फिर आप इसके अंदर अमोनिया मिक्स करें या आप इसके अंदर आप चूना मिक्स करिए, किसी भी विधि को आप घर के अंदर प्रयोग में लेके आसानी से कठोर जल को मृदु जल के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। जल की कठोरता हटाने के लिए हम दूसरा मेथड देखते हैं और वह है स्थायी कठोरता हटाना। ठीक है, अब जो अस्थायी कठोरता थी वो तो इजीली हमने हमारे द्वारा हटा ली। स्थायी कठोरता को हटाना थोड़ा मुश्किल कार्य होता है। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि क्या होती है? आसवन विधि में पूरे जल लेबोरेटरी में की जाती है, जल को पूरी तरीके से उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद पूर्ण जल को वाष्पित कर दिया जाता है, मतलब जल को पूर्ण तरह भाप में कन्वर्ट कर दिया जाता है और भाप में कन्वर्ट करने के बाद में उसे पुनः जल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वापिस समझे इस बात को आप। सबसे पहले क्या किया जाता है कि पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो भी कठोर जल है उस कठोर जल को इकट्ठा एक जगह किया जाता है, फिर उसको हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के साथ में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाप में कन्वर्ट होता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम वाष्प को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। तो ठंडा करने के कारण से जो कठोर जल होता है वह मृदु जल में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे कन्वर्ट होता है? उबालने के बाद जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स में उसमें रिएक्शन हुआ, वह भाप में उड़ के चले, वाष्प में उड़ के चले गए और जो ठंडा करने पे, कंडेंस करने पे हमें केवल मृदु जल का हमें मिला और इसे हम इजीली दूर कर सकते हैं। यही हमने फॉर्मूला अपनाया था जब हमने घर में पानी को उबाल के हाई टेम्परेचर पे उबाल के करा था। परंतु हाई टेम्परेचर पे उबालने पे हमने
उबाल पूरी तरह से पानी को वाष्पित नहीं किया था, इसके अंदर संपूर्ण पानी जो होता है वह वाष्प में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि जो होती है, इसमें परम्यूटेट क्या होता है, सबसे पहले तो इस वर्ड को देखें हम। परम्यूटेट होता है सोडियम एल्यूमिनियम के मिश्रित सिलिकेट को कहते हैं। सोडियम और एल्यूमिनियम का जो मिश्रित सिलिकेट होता है हम उसको परम्यूटेट कहते हैं, और इसी कारण से इसका नाम दिया गया है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट विधि जो होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का बर्तन लेते हैं, एक विशेष प्रकार का उपकरण लेते हैं जिसमें नीचे से छिद्र होता है पाइप के रूप में। हमने सबसे नीचे की तरफ इसमें अंदर महीन बालू को बिछा दिया, फिर हमने सोडियम जियोलाइट को बिछा दिया इसके ऊपर, और फिर हमने मोटा बालू बिछाया। एक लेयर, सबसे नीचे की लेयर किसकी थी, महीन बालू की थी। उसके ऊपर की लेयर किसकी थी, सोडियम जाइलोट की थी। उसके ऊपर की लेयर किसकी थी, मोटे बालू। यानी 3 लेयर हो गई इसके अंदर, है ना। मोटा बालू, सोडियम जियोलाइट और महीन बालू, 3 लेयर हो गई। अब हमने कठोर जल को, जो मोटा बालू था उस बालू के ऊपर हमने कठोर जल को डाला। कठोर जल क्योंकि बालू थी, रेत थी एक तरीके से, तो वो नीचे की तरफ चली गई। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की तरफ आई, पानी नीचे की तरफ आया, मोटे बालू की तरफ से गुजरता गया। फिर सोडियम जाइलोट से पानी का रिएक्शन हुआ, फिर पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण महीन बालू की तरफ आया, और क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो चुका था, है ना, इन तीनों लेयर्स में से केमिकल रिएक्शन हो चुका था, और नीचे की तरफ जो छिद्र था उससे हमने पानी को जो इकट्ठा करा वो कौन सा जल था, मृदु जल। कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमने 3 अलग अलग लेयर रखी, तीनों लेयर में से पानी को निकाला, और हमने उन लेयर में से जो लास्ट में हमें मृदु जल मिल गया। अपने आप केमिकल रिएक्शन होते गए, परंतु इसके अंदर ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए पड़ती है कि हमें, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं बार बार इसके अंदर, तो हमें जो बालू है या जो सोडियम जाइलोट है इसको हमें रिपीटेडली चेंज करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, एक बार केमिकल रिएक्शन तो उसका एक कंसंट्रेटेड लेवल पहुंच जाता है, उसके बाद रिएक्शंस करना बंद हो जाता है, या सोडियम जाइलोट होता है वो केमिकल के साथ में इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से रिएक्ट नहीं करता है। चूँकि रिएक्शन लेवल कम हो जाता है इसलिए हमें इसको बार बार चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केल्गन विधि की। केल्गन विधि में हम सोडियम हेक्सामेटासल्फेट का उपयोग करते हैं। हेक्सन विधि के अंदर हम सोडियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जो मिक्सचर होते हैं उसमें सोडियम हेक्सामेटासल्फेट का प्रयोग करते हैं। केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के कारण जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट से वह अलग हो जाते हैं और हमें कठोर जल से मृदु जल का निर्माण हो जाता है। फिर हम बात करते हैं सोडा ऐश की। सेम मेथड हमने इसमें इस्तेमाल करा। पानी, कठोर जल के साथ में हमने सोडा ऐश को मिक्स करा। सोडा ऐश को मिक्स करने से जो केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के कारण से कठोर जल जो है वह मृदु जल में निर्मित हो जाता है। पानी की कठोरता को आसानी से हटाया जा सकता है। पानी अगर कठोर हुआ तो कपड़े अच्छी तरीके से नहीं धुलाई हो सकती। उसके अंदर जो साबुन का जो रिएक्शन होता है, साबुन और कपड़े के अंदर जो रिएक्शन होता है, साबुन का क्या रिएक्शन होता है, पानी आपने मिक्स करा कपड़ों के अंदर, आपने साबुन रगड़ा, साबुन रगड़ने से साबुन के अंदर झाग बने और वह गंदगी को अपनी तरफ से खींच के ले आता है बाहर। यह कार्य अगर कठोर जल है तो होना निश्चित नहीं है। ठीक है, कठोर जल से न तो झाग बन पाते हैं साबुन में, न ही किसी तरह की गंदगी निकल पाती है। हाथों में कपड़े धोते समय, उसको यूज़ करते समय किसी तरह की रफनेस आ जाती है। कपड़ों के अंदर भी हल्का सा कठोरपन, चाहे कोई सा भी रेशे का कपड़ा हो, थोड़ा सा कठोरपन आ ही जाता है। कपड़े की धुलाई में दिक्कतें आती हैं, इसलिए जल का मृदु होना बहुत आवश्यक है। जल अगर मृदु नहीं है तो कपड़ों की धुलाई अच्छी तरीके से नहीं होगी, उसके अंदर जो नवीनता आती है वह नवीनता नहीं आ पाती है। इस कारण से जल को, कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है।